ओटोमन अम्पायर, जिसे उस्मानिया सल्तनत या खिलाफत उस्मानिया के नाम से भी जाना जाता है, उसके पतन और आधुनिक तुर्की के उदय के अब 100 साल पूरे हो गए हैं। 600 सालों तक हुकूमत करने वाले उस्मानिया सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील नवंबर 1922 में यहूदियों की मदद से ग्रैंड नेशनल असेंबली ने सुल्तान के ओहदे को ख़त्म करने के साथ ठोक दी थी। तुर्की पर तुर्कों के ख़ानदान ने 1299 में इसकी स्थापना से लेकर इसके पतन तक हुकूमत की। दुनिया के कई ताकतवर देशों को चुनौती देने वाले खिलाफत उस्मानिया का पतन तुर्कों के लिए एक त्रासदी की तरह था। ऑटोमन साम्राज्य या खिलाफत उस्मानिया का विस्तार 3 महादेशों में था। आज का बुल्गारिया, मिस्र, ग्रीस, हंगरी, जॉर्डन, लेबनान, इसराइल, फ़िलिस्तीन, मकदूनिया, रोमानिया, सीरिया, सऊदी अरब के कुछ और उसका सागर तट, उत्तरी अफ्रीका कभी इसी का हिस्सा रहा था। अल्बानिया, साइप्रस, इराक, सर्बिया, कतर और यमन के कुछ हिस्से या फिर पूरे इलाके पर खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत चलती थी और ये सब उस्मानिया सल्तनत का ही हिस्सा थे। उस्मानिया सल्तनत के संस्थापक उस्मान प्रथम ने अपने साम्राज्य की नींव अनातोलिया में रखी थी। अनातोलिया को आज तुर्की के नाम से जाना जाता है। वक्त के साथ साथ खिलाफत उस्मानिया का दायरा 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया। उस्मान नाम से ही ओटोमन शब्द वजूद में आया। सुल्तान उस्मान के वंशजों ने 6 सदी तक हुकूमत की। सुल्तान उस्मान ने जिस सल्तनत की नींव रखी थी वो केवल एक तुर्की राज्य था। उनके साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ शुरू हुई। कुस्तुनतुनिया को आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने के साथ ही हज़ारों सालों से चली आ रही बाइजेंटाइन सल्तनत का खात्मा हो गया। इसके बाद उन्होंने वहां ऑटोमन साम्राज्य के दूसरे हिस्सों से लोगों को लाकर बसाया। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया, जिसका मतलब है इस्लाम का शहर। इसके बाद यह शहर न केवल ऑटोमन साम्राज्य की सियासी और सैन्य राजधानी बन गया, बल्कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच अपनी खास भौगोलिक स्थिति के कारण वो विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया। ऑटोमन साम्राज्य की आर्थिक ताकत का श्रेय सुल्तान मोहम्मद द्वितीय की नीतियों को भी दिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सल्तनत में सौदागरों और शिल्पकारों को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने कारोबारियों को इस्तांबुल में बसने और वहां से अपना व्यापार करने के लिए हौसला अफजाई की। उनके बाद के शासकों ने भी यही नीति जारी रखी। खिलाफत उस्मानिया की फ़ौज काफ़ी प्रशिक्षित थी और उनमें तेज़ी से हमलों को अंजाम देने की महारत थी। नौकरशाही के पास संसाधनों के वितरण का काम था और ये इस्लाम की भावना से प्रेरित और एकीकृत था। ऑटोमन साम्राज्य में एक विविधता भरा समाज था जिसमें इस्लाम में कोई जबरन धर्मांतरण नहीं था। ऑटोमन साम्राज्य को उनकी व्यवहारिकता के लिए भी जाना जाता है। वे दूसरी संस्कृतियों से अच्छी चीज़ें अपना लेते थे और उन्हें अपना बना लेते थे। खिलाफत उस्मानिया के सबसे मशहूर सुल्तानों में सुलेमान आलीशान का भी नाम लिया जाता है। सुलेमान आलीशान ने 1520 से 1566 तक तुर्की पर हुकूमत की। सुलेमान के दौर में ऑटोमन साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार बाल्कन, हंगरी और वियना तक था। पश्चिमी दुनिया में सुलेमान को आलीशान का खिताब मिला तो पूरब में उन्हें कानूनी कहा गया। उन्हें पूरब और पश्चिम के सुल्तान के खिताब से नवाजा गया। ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तानों की नज़र में किसी और सल्तनत का कोई और सुल्तान नहीं हो सकता था। उनके एक सार्वभौम साम्राज्य का विचार बाइजेंटाइन साम्राज्य की विरासत और इस्लाम से आया था। ऑटोमन साम्राज्य के कमज़ोर पड़ने की शुरुआत उस वक्त शुरू हुई जब सैन्य अभियान मुश्किल होने लगे या उसे रोकना मुश्किल हो गया। इसके कमज़ोर पड़ने की पहली घटना उस वक्त हुई जब 1571 में लेपाटो की लड़ाई में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस जंग में उसका मुकाबला होली लीग से था। ये एक सैनिक गठबंधन था जिसमें कैथोलिक देश शामिल थे और इसकी कमान स्पेन की राजशाही के हाथों में थी। इस गठबंधन में वे इलाके भी शामिल थे जिन्हें आज इटली कहा जाता है।
20वीं सदी की शुरुआत में इस्तांबुल में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया और ऑटोमन साम्राज्य की बुनियाद खोखली हो गई। खिलाफत उस्मानिया को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने और उसके खिलाफ खड़ी ताकतों को मजबूत करने के पीछे यहूदियों का हाथ बताया जाता है। बैंकिंग कारोबार स्थापित करने वाले यहूदी रोथशाइल्ड परिवार के पास 19वीं शताब्दी के दौरान दुनिया के साथ साथ आधुनिक विश्व इतिहास में सबसे बड़ी निजी संपत्ति थी। 20वीं शताब्दी में परिवार की संपत्ति में गिरावट आई। कहा जाता है कि ये वो दौर था जब इस परिवार के द्वारा खिलाफत उस्मानिया विरोधी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा था। रोथशाइल्ड परिवार अक्सर षड्यंत्र करने वाला परिवार बताया गया है। रोथशाइल्ड ने 1760 में अपने 5 बेटों के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिवार की स्थापना की। कारोबार को लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, वियना और नेपल्स में स्थापित किया। परिवार को रोमन साम्राज्य और यूनाइटेड किंगडम में ऊंचे पदों पर बिठाया गया। 1912-13 में हुए प्रथम बाल्कन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का मुकाबला बाल्कन लीग से हुआ। बुल्गारिया, ग्रीस, मॉन्टेनीग्रो और सर्बिया का ये गठबंधन रूस की मदद से उस्मानिया सल्तनत को अपनी ज़मीन से बेदखल करना चाहता था। ऑटोमन साम्राज्य ये जंग हार गया और यूरोप में उसे अपने सभी इलाके छोड़ने पड़े, लेकिन कुस्तुनतुनिया और उसके आसपास के इलाके उसकी वरदहस्त में ही रहे। कहा जाता है कि इसके बाद यहूदियों के बैंकिंग सिस्टम की वजह से ऑटोमन साम्राज्य के बाकी बचे इलाके एक ख़राब आर्थिक दौर से गुजरने लगे। साथ ही उन्हें ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यहूदियों की आर्थिक मदद प्राप्त यूरोपीय ताकतों की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से भी दो चार होना पड़ा। इन सब दिक्कतों की पृष्ठभूमि में इस्तांबुल ने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के ताकतवर गठबंधन के साथ जंग छेड़ दी। पश्चिमी गठबंधन को पहले विश्व युद्ध 1914 से 1948 में जीत मिली और ऑटोमन साम्राज्य की विघटन की शुरुआत हो गई। इस युद्ध के बाद सीरिया के लिए फ्रेंच मैंडेट अस्तित्व में आया, साथ ही इराक और फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश मैंडेट। इस मैंडेट के जरिए दो यूरोपीय ताकतें इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से राज करने लगीं। हालांकि ये सब लीग ऑफ नेशंस की सहमति से हो रहा था। ऑटोमन प्रशासन इस बात से अनभिज्ञ था कि 1917 में ही ब्रिटेन और फ्रांस ने इलाकों को आपस में बांट लिया था। उसी साल बाल्फोर घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इस घोषणा में यहूदियों के लिए फिलिस्तीन के इलाके में एक होमलैंड देने का वादा किया गया था। ध्यान रहे कि ब्रिटिश को शासन करने के लिए आर्थिक मदद यहूदियों से ही ब्याज पर मिलती थी। ब्रिटिश शासन जहाँ जहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ वहाँ यहूदी बैंकिंग सिस्टम ने ब्याज पर उनकी आर्थिक मदद की। इसके बदले में उन्होंने अपनी मर्जी के कई काम उनसे करवाए। आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर 1922 को ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। उस दिन सुल्तान का पद खत्म कर दिया गया और उसके 1 साल बाद तुर्की गणराज्य की स्थापना की गई। गणतंत्र बनाने की क्रांति का नेतृत्व करने के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क राष्ट्रपति बने। उन्हें आधुनिक तुर्की का पिता कहा जाता है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।